हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज और एक इंटरेस्टिंग फंड को लेके आए हम। मिस्टर गौरव जैन, कौन सा फंड है आज जो आप लेके आए हमारे लिए एनालिसिस के आज लिए? एक मेरे ख्याल से एक धोनी है एक हमारे पास। ठीक है। जो हमेशा छक्के मारता है वो है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ठीक है। और रिटायर तो नहीं हो जाएगा ये? हाँ? रिटायर तो नहीं हो जाएगा? होपफुली तो नहीं, मतलब बहुत टाइम से कर रहा है, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म। ठीक है, तो होना तो नहीं चाहिए। लोग मतलब बहुत ज्यादा खास इन्वेस्टेड हैं, और मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्वेस्टमेंट लेता ही नहीं है। तो वो हमारे सो लिए मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को आज हम एनालाइज करने वाले हैं। तो एक अच्छा 10 पॉइंट एनालिसिस यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे आप लोगों के सामने। अलग अलग पैरामीटर्स जो बहुत सारे फंड्स के हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, उसी सीरीज को आगे लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे। सो हम आशा करेंगे कि ये वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आएगा। हमारा जो प्रॉमिस है आप लोगों का के लिए वो है क्वालिटी कंटेंट का, जो हम हमेशा लेके आ रहे हैं। और आपका भी प्रॉमिस आप बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल कर रहे हो, दैट इज लाइकिंग दिस वीडियो, sharing this video with your friends, family members and subscribing to this channel। तो ये प्रॉमिस आपका मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में भी चले, और मिनिमम 750 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे। वी अंडरस्टैंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के वीडियो है तो लाइक्स थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स के जो वीडियो होते हैं। तो उस हिसाब से लेट अस सी कि कैसे आप लोग इसे रिस्पॉन्ड करते हो। बट काफी बढ़िया फंड है, नो डाउट, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी फंड है। तो वीडियो शुरू करते हैं गौरव। आप हमारे साथ वो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो अभी। यस, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि एक धोनी है, ये एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। बहुत ही ऑलमोस्ट 10 साल का फंड हो गया है ये, और 10 साल से बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन सी कैटेगरी में है परिमल? ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है। राइट। तो और इससे पहले 3 साल पहले ये स्मॉल मिड कैप फंड था। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस बात करेंगे। तो अब ये लार्ज एंड मिड कैप एक न्यू कैटेगरी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। ठीक है, 2017 में सेबी ने नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें 35% मिनिमम लार्ज कैप मतलब टॉप 100 स्टॉक्स, और 35% मिनिमम मिड कैप्स मतलब 101 टू 250th स्टॉक में इन्वेस्ट आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये इनका इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है, जिसमें टॉप 250 कंपनीज बाय मार्केट कैप इस इंडेक्स में है। तो वो इसका बेंचमार्क है। ठीक है, शुरू करते हैं। सारा डेटा हम जैसा हमेशा लेते हैं एमएफ यज्ञ, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है म्यूचुअल फंड्स का, जहां 200 प्लस सच फंड्स का डिटेल एनालिसिस है, जो हम रेगुलरली मंथली अपडेट करते रहते हैं। स्टार रेटिंग्स भी वहां देखने को मिलेंगी आपको। तो वो सारा डेटा हमने वहीं से पिक किया हुआ है। वीडियो का फ्लो जैसे हमने बाकी इक्विटी फंड्स का रखा है वैसा ही है। मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंड देखेंगे, फंड हाउस, फंड स्टार्ट डेट, एसेट अंडर मैनेजमेंट का ट्रेंड देखेंगे, रिटर्न्स, फंड मैनेजर, फिर थोड़ा रिस्क की, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंस रेशियो, और फिर बाकी इक्विटी बेस्ड रिस्क रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनका सबका एक ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ। तो सबसे पहले परिमल, ये एक चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगता है मुझे। शायद एक एमएफ यज्ञ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है, जिससे बहुत ज्यादा एक थॉट प्रोसेस पता चलता है कि फंड कैसे चेंज हो रहा है, और हम ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट कैप के एलोकेशंस कैसे कैसे क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कैश में कितना लेवल है। तो जैसे आपने बताया हुआ है यहाँ पे कि पहले ये एक स्मॉल एंड मिड कैप, या फिर हम मल्टी कैप, काइंड ऑफ प्योर मल्टी कैप, नॉट टूडेज मल्टी कैप जहां पे सब लार्ज कैप में बैठा हुआ है। सो एक प्योर मल्टी कैप स्ट्रेटेजी पे ये वर्क होता था। बट जैसे 17-18 में ये नए कैटेगराइजेशन आ गए, तो उसके बाद इन्होंने खुद को लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में रखा है, जो कंप्लीटली प्रीडोमिनेंट यहाँ पे नजर आता है कि मिनिमम 35% इन ईच ऑफ द कैटेगरी वन शुड हैव। वहां लार्ज कैप साइड में 56%, 37% इनटू मिड कैप, 4% स्मॉल कैप। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था वैसे इन्होंने जब सारी चीजें चेंज की, बिकॉज जो भी आप जब रिटर्न्स के पैरामीटर पे हम बात करेंगे तो वहां पे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट परफॉर्मेंस अभी नजर आ रहा है हमें, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एलोकेशंस दे हैड अर्लियर। सो डेफिनेटली एब्सोल्युटली। तो मेरा एसेट एक फंड हाउस है परिमल, ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बिकॉज स्पेशली इनका इक्विटी साइड, आई थिंक ये एक ऐसा फंड हाउस है जो बहुत ज्यादा इक्विटी पे फोकस करता है और डेट पे बहुत कम फोकस करता है। इनके डेट फंड्स बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको। ये इक्विटी, मेजरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड हाउस है, बहुत इक्विटी फोकस है, और उसमें भी 14th अभी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने 6-8 महीने पहले इसका रिव्यू किया था और 19th नंबर पे था, और अब 14th नंबर पे आ गया है। ठीक है, और तो काफी अच्छा एक फंड हाउस है, ग्लोबल फंड हाउस है, तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, राइट, आपके हिसाब से? राइट। और आई थिंक साउथ कोरिया बेस्ड है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये मिराई का जो फंड है वो एक्चुअली मतलब गल्फ एरिया है, बट
इसका जो हेडक्वार्टर अगर देखा जाएगा मिरा एसेट फाइनेंशियल ग्रुप का, सो इट इज इन सियोल, साउथ कोरिया। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। सो नॉर्मली फॉरेन फंड हाउसेस में थोड़ा सा एक टेंशन आता है आफ्टर दिस फ्रैंकलिन सागा जो हमने देखा है, या फिर उसके पहले भी मोस्ट ऑफ दी फंड्स, फॉरेन फंड्स, उन्होंने या तो कहीं किसी के साथ मर्ज हो गए या फिर वो छोड़ के चले गए हैं। सो दैट इज द रीजन। सो इसीलिए हमने सोचा कि भाई एक बार बता दे लोगों को कि ये कहाँ से है। सो बट अ बिग ग्रुप, देयर शुड नॉट बी any problem with this. और ऑलमोस्ट लाइक आई सेड कि 10 इयर्स इनको अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं फंड को, तो एक अच्छा खासा टाइम दे हैव स्पेंट इन द मार्केट नाउ। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एक अच्छे से हम इनका देख सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न सिंस इंसेप्शन है, जबकि इतना लेट आए हैं और फिर भी अगर रिटर्न सिंस इंसेप्शन ऑलमोस्ट 18% एज आई सेड कि धोनी है फंड हाउसेस में, फंड्स के परफॉर्मेंसेस में। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आप देखिए तो ग्रीन कलर से इनकी ग्रोथ रेट दिख रही है और हमेशा से ही वो कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। और परिमल ये ग्रोथ रेट अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखेंगे तो इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है अपना इन्वेस्टमेंट। आई थिंक दैट ये बहुत ऑब्जर्व करने जैसी चीज होगी कि ये जो आपको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ नजर आ रही है, that is not because of the new assets they have acquired. This is majorly because of the outperformance they have created vis-a-vis the industry through giving more and more returns to the investors. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बाकी जो फंड्स है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, वहां पे किसी में भी एंट्री की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज भी अगर हम मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में देखोगे तो 25,000 रुपीज तक की सिर्फ एसआईपी आप कर सकते हो पर पैन पर मंथ। तो ये हमने देखना चाहिए। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने रखे हुए हैं। रेस्ट्रिक्शंस हमें लगा था क्योंकि ये पहले स्मॉल एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड होता था, तो वहां पे शायद रेस्ट्रिक्शन रखने का एक लॉजिक बनता था। बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि लार्ज एंड मिड कैप फंड बनने के बावजूद why this fund is not taking new money, that is something is little worrisome, मुझे ऐसा लगता है। Not from the fund management side but from the investor sides who want to participate but they are not able to participate in this fund. Absolutely. वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर कि क्यों ये फंड नहीं लेता है मतलब मोर इन्वेस्टमेंट, और जबकि ज्यादा बड़ा फंड हाउस भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि इनको दे ऑब्वियसली वांट टू अर्न मनी, राइट, और ये अगर खोलेंगे तो बहुत अच्छा इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सो आई डोंट नो इसका ये रीजन एज यू सेड कि नहीं समझ आ रहा है कि व्हाई दे हैव नॉट ओपनड दिस इवन रिसेंटली, मार्केट फॉल होने के बाद भी दिस हैज नॉट बीन राइट। बट अगेन ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का फंड है फिर भी, और ठीक बहुत अच्छे से बड़ा फंड है मतलब ओवरऑल। रिटर्न्स अब हम जब बात करेंगे मूला की, तो हम बार बार इसको क्यों धोनी बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं मैं कि रिटर्न्स आप देखिए तो 1 ईयर में भी दे हैव ग्रोन। ये जून का डेटा है, 30 जून का, तो ऑब्वियसली नाउ इट इज पॉजिटिव जुलाई में। बट आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त इनका आउट परफॉर्मेंस है फ्रॉम द कैटेगरी एवरेज लार्ज एंड मिड कैप में, और इवन फ्रॉम द इंडेक्स परस्पेक्टिव। आप 1 ईयर देख लीजिए, 3 ईयर देख लीजिए और 5 ईयर देख लीजिए, एंड सिमिलरली आप डायरेक्ट प्लान्स में भी। तो बहुत बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस है 5 ईयर्स में। अगर हम देखेंगे तो हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि इट वाज अ स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स मतलब फंड बिफोर। तो कैटेगरी और इंडेक्स जो है वो राइट नहीं है शो केस के लिए 5 साल के प्रोसेस से देंगे तो। बट अगर हम फंड और 3 इयर्स देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है फंड का। ठीक है, इवन कैलेंडर ईयर रिटर्न्स मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस इफ यू विल सी एज परिमल सेड बिफोर कि अगर हम 2016 से पहले देखें तो शायद कंपैरिजन एक बहुत सही नहीं है, बिकॉज कैटेगरी में बहुत सारे लार्ज एंड मिड कैप में काफी सारे लार्ज कैप से भी फंड्स आए हुए हैं, मल्टी कैप से भी फंड आए हुए हैं, तो शायद एक सही कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब काइंड ऑफ आउट परफॉर्मेंस दे हैव गिवन इवन फ्रॉम द मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स पर्सपेक्टिव, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पहले, और अभी लास्ट 3 साल में भी आप देख रहे होंगे कि कंसिस्टेंटली दे आर बीटिंग देयर बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज इजीली, एंड मतलब बहुत ही वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। हार्डली कोई ऐसा एक्चुअली रहा है कोई साल जहां पर इन्होंने दोनों को बीट नहीं किया है। ट्रू आई थिंक कंसिस्टेंसी में देयर इज नो डाउट कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि 17 से पहले का एनालिसिस सही नहीं होगा, बट स्टिल फ्रॉम द रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंसी में जो इक्विटी साइड में हम बोलते हैं कि एक 10 से 12% एक रैशनल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए हमेशा आपका, एंड दे हैव प्रूव्ड इट इन ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियोस। भले वो 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, तो वहां पे उसमें से 2-3 साल थोड़े से ट्रबलसम भी थे, तो बट वहां पे भी इन्होंने एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देने की अच्छी कोशिश की है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट आई थिंक इट इज अ बिग थम्स अप फॉर दिस फंड। एब्सोल्युटली।
ठीक है। और अगर आप रोलिंग रिटर्न्स थॉट प्रोसेस भी देंगे तो परिमल, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि इसका होराइजन क्या होना चाहिए, और इस फंड ने 5 ईयर में भी 7.6% वर्स्ट रिटर्न दिए हैं, राइट। राइट। और हाईएस्ट तो मतलब क्या ही कहने हैं, 35% रिटर्न। ठीक है। तो आप ये देखिए, मतलब कि आपको लगता है कि इनका होराइजन इस फंड के लिए एक, अगर आप 5 साल भी रखेंगे तो एक डिसेंट होराइजन है, मतलब एक इन्वेस्टर के लिए। आई थिंक व्यूअर्स ये बोलने वाले सर ये सब अच्छा है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये फंड में हम जा ही नहीं सकते लमसम साइड से। ये तो जाना पड़ेगा, या तो एसआईपी ही कर सकते हैं हम, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या फिर एसटीपी भी करेंगे तो वो भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि एक ट्रू महीने में 25,000 रुपए से ऊपर आपकी एसटीपी नहीं हो सकती, सिस्टमेटिक ट्रू ट्रांसफर प्लान। ट्रू तो ट्रू। डेफिनेटली ये इसीलिए ये फंड आपकी बहुत बढ़िया तरीके से रडार पे भी होना चाहिए, जितना भी आप पॉसिबल हो पार्टिसिपेट कर सकते हो बिल्कुल सकता है शायद बड़े पोर्टफोलियोज में इसीलिए ज्यादा दिखता नहीं है फंड, बिकॉज देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ट्रू। इन्वेस्ट। बट स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी सही एलोकेशन हो सकता है, जहां पे जैसे वो एक पराग पारिक फंड के जो एक फैन बेस है पूरा ऑनलाइन में हमने देखा हुआ है, आई ट्रू। थिंक उसी तरीके का फैन बेस ये मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में भी डेफिनेटली होगा, ऐसा हमें लगता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये सारा मैजिक परिमल, आई थिंक श्रेय जो है मिस्टर नीलेश सुराना जी को जाता है। ठीक है। जो इनके सीआईओ भी हैं और शुरू से ये फंड मैनेज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पिलर हैं इस मेरा एसेट ओवरऑल Yes. फंड हाउस के, नॉट जस्ट इन दिस। मेरे ख्याल से इनकी जो छाप है वो इनके सारे Right. फंड में दिखती है परिमल। मतलब Right. कोई भी इनका फंड देख लीजिए जहां पर इवन ही इज नॉट द फंड मैनेजर, एवरी फंड इन मेरा एसेट्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड वो मुझे Right. लगता है कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन मिस्टर सुनाना हैज, मतलब बहुत ही Yes. मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो कोई उनको उस टाइप से उस कंसिस्टेंसी पे बीट कर सकता है करंटली। राइट। आई थिंक करें यहाँ पे लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो मिस्टर अंकित जैन को ऐड किया गया है 2019 में, 2019 में। बट आई स्टिल फील कि जो एक थॉट प्रोसेस इन्होंने अभी डेवलप किया हुआ है विद द मिरर एसेट, आई थिंक राइट इट शुड कंटिन्यू एंड इट माइट बी अनदर रीजन कि वाई यहाँ पे को फंड मैनेजर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, बिकॉज हम हमेशा जो सजेस्ट करते हैं जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो सारी चीजें अच्छी ही बोलेंगे। सो एक स्टार फंड मैनेजर और एक प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस, ट्रू तो इसमें हम हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस को ही चुनना चाहेंगे। तो राइट वहां पे डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल कैन डिबेट, नहीं नहीं हम तो फंड मैनेजर के साथ ही जा सकते हैं, सो नो डाउट। बट राइट। वहां ये अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है कि भाई फंड मैनेजर स्टार है वेरी गुड, but you can learn that particular process from that fund manager and implement it across your all other funds. True. So this is a good move from the fund management team or the business management team, I can say that. True. So which is good कि Mr. Nilesh Surana ji is at the helm of the all the affairs, but still there should be other fund managers which should be groomed like that, and this legacy should continue for longer horizon. ट्रू ट्रू। तो आपने ये बहुत अच्छा, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी था इसके ऊपर, कि काफी लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि सर अगर नीलेश सुराना जी छोड़ के चले गए तो क्या करना है, क्योंकि काफी ज्यादा हमारा पैसा आई यहाँ थिंक इसका आंसर तो यही होगा कि इमीडिएट एग्जिट वगैरह तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी होगा हमें, क्योंकि कुछ कुछ उल्टा सी मतलब परफॉर्मेंस में जो भी मतलब लैकुनाज जो ढूंढने हमें वो वहां पे फाइंड आउट हो सकते हैं, तो फिर वहां पे आपको पता चल जाएगा कि सही में ये फंड स्टार फंड मैनेजर के तौर पे ही चलता था या फिर ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस का एक फंड है। तो ये चीजें जब कोई फंड मैनेजर छोड़ के जाता है तभी पता चलता है। सो एटलीस्ट ये जो नए फंड मैनेजर यहाँ पे ऐड हुए, ही मस्ट बी हैविंग सम थॉट प्रोसेस, नो डाउट। तो यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में कि भाई कुछ अलग तरीके से फंड बिहेव कर रहा है। So let us see, let us all wait, but I do not feel there should be any problem as such for now. And Mr. Nilesh Surana is also there, and that's why these portals like MF Adnya वगैरह ये हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर होती है तो I strongly feel कि विल बी द फर्स्ट पीपल कि जहां पे वो कमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो एल&टी इमर्जिंग में हमने जब किया था परिमल रिव्यू, तो वो वहां पर एग्जैक्टली यही सिनेरियो था कि वहां पर स्टार मैनेजर लेफ्ट इन नवंबर एंड वी सॉ द परफॉर्मेंस हाउ। यस यस यस, सो दैट इज द प्रॉब्लम। वही एक रिस्क हमेशा रहती है। सो जब तक फंड मैनेजर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे ऐसे फंड्स में, बट फंड मैनेजर अगर छोड़ के चले जाते हैं तो यू शुड वॉच दीज फंड्स वेरी क्लोजली वहां पे। और ऐसा भी नहीं होगा कि मतलब 2-4 क्वार्टर में एकदम परफॉर्मेंस विल बी सो बैड और पूरा का पूरा रिटर्न गायब हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट दैट easy for a fund to underperform also if the process is there.
So definitely one should watch that. True. सेक्टर एलोकेशन देखेंगे अगर हम, तो अगेन एक लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड है, तो मोस्टली लार्ज मिड कैप में अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर रहता है, और इनका भी वैसा ही है, 26% फाइनेंशियल सेक्टर है, सेकंड एनर्जी है 10% है, तो एक डिसेंट एलोकेशन है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा मैं फाइनेंशियल्स पे, बट एक डिसेंट एलोकेशन है, मतलब सेक्टर वाइज, तो मेरे को एक अच्छा लग रहा है एलोकेशन ओवरऑल, देयर इज नो वरीज। राइट, आई थिंक इंडस्ट्री का भी एवरेज वही है, ऑलमोस्ट 45-46% का ही है, राइट, बाकी फंड्स का। ट्रू। और अगर हम टॉप 20 स्टॉक्स देखेंगे तो वही है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं परिमल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, लाइक वही 5 कंपनी जो इंडिया की टॉप 5-6 कंपनीज हैं, वही कर रहे हैं इनको। और इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थोड़ी सी मुझे यहाँ दिखी कि आईसीआईसीआई बैंक, जबकि ये पहले स्मॉल एंड मिड कैप में थे, तब भी इनके पास था, तो आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने कंसिस्टेंटली रखा है। एचडीएफसी बैंक में लेट एंट्री ली है 2018 में, राइट, रिलायंस में भी एक लेट एंट्री फंड ने ली है, और अभी जैसे मतलब लार्ज कैप तो हमें सब यहाँ पर ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है, जब 2017 में मैंडेट। मैं तो ये बोलूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो एंट्री लिए वो बहुत राइट टाइम पे लिए राइट राइट, तो वो चीज यहाँ पर हमें दिखी कि आईसीआईसीआई बैंक वाज द ओनली स्टॉक व्हिच दे हैव कंसिस्टेंटली, बट काफी ज्यादा चेंज हुए हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंडेट चेंज हुआ, एक स्मॉल मिड कैप से लार्ज मिड कैप फंड बना, तो उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा यहाँ पर लास्ट 2-3 साल में चेंजेस दिखे हैं। ओवरऑल नंबर ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक में भी 50-60 के आसपास इनका एक स्टॉक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स, 58 है आई थिंक। हाँ, एक डाइवर्सिफाइड थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो ऐसा कुछ फोकस नहीं है कि 25-30 स्टॉक रखने हैं, 35 स्टॉक्स रखने हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा फंड भी है, 10,000 करोड़ का फंड है। राइट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, परिमला, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ दिखती है कि एक कंसिस्टेंटली ज्यादा रखते हैं, राइट, तो मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और मतलब हम हमेशा एक बोलते हैं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है, लेकिन इनका तो हमेशा ही ज्यादा रहा है, ठीक है, तो क्या ये जो फैक्टर है ना, ये डिपेंड करता है कि मतलब आप किस पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहते हो, आप परफॉर्मेंस पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहते हो, या फिर ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहते हो। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, विच इज कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, बट अगर आउट परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहा है, सो देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसे मैच होता है। So risk profile is not only about getting returns. Risk profile is all about looking at these small factors also. If you feel comfortable with these small factors, कि जहां पे we are okay with this portfolio turnover ratio, we want to focus more on the returns side. So I feel कि one can ignore these things. But अगर किसी को लगता है कि नहीं, this is also very important for me, so ठीक है, मतलब आपके लिए वो सही नहीं बैठेगा फिर। True. Absolutely. एक्सपेंस रेशियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक छोटा फंड हाउस है जबकि, ठीक है, बट दोनों में मतलब दे हैव कंसिस्टेंटली केप्ट अ लोअर एक्सपेंस रेशियो, व्हिच इज वेरी वेरी अकॉर्डिंग टू मी, बीइंग अ स्मॉलर फंड हाउस। ट्रू, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर क्वाइट फोकस्ड ऑन द एक्सपेंस रेशियो आल्सो, अदरवाइज नॉर्मली वी हैव सीन कि अगर आपका इनफ्लो रेस्ट्रिक्टेड है, आई डोंट वांट टू से कि वो, जैसे कि मतलब एक कंपैरिजन करने के लिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड, बट द एक्सपेंस रेशियो इज ऑन अ हायर साइड, उसने भी रेस्ट्रिक्शंस किए हुए, अभी ओपन है बट शायद जल्दी वो भी बंद हो सकते हैं, नथिंग नेगेटिव, मतलब दैट इज आल्सो वेरी गुड फंड, नो डाउट, बट यहाँ पे looking at the performance, still they are charging less expense ratio, so which is good for the investors. PTR भी ज्यादा है to the fund house that key, it's not only about minting money, it's all about value for money. True, absolutely. ठीक है, और अगर हम रिस्क वगैरह के हिसाब से देखें तो परिमल बहुत ही कंसिस्टेंटली दे हैव बीन क्लोज टू मतलब कैटेगरी एवरेज टाइप का रिस्क रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ही सिमिलर टाइप का रिस्क प्रोफाइल रहा है इनका, और यहाँ पे भी एक बहुत ही सिमिलर टाइप का प्रोफाइल रहा है, और क्लियरली एक कंसिस्टेंटली अल्फा की बात जहां करते हैं, क्लियर अल्फा जनरेट हो रहा है, and with a good margin, I think good margin alpha generation है, and even P ratio के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो benchmark से कम P ratio है, दो कैटेगरी एवरेज का भी P ratio कम है, but I still feel this is quite commendable job, looking at all other beta, standard deviation, P ratio looking favorable, and plus with the same situation they are creating extra alpha, that is the extra performance over the category average. I think these are very good things to achieve in these markets. Absolutely. So friends, बस यही कहना चाहेंगे कि आपको ये सारा टाइप का एनालिसिस अब हर मंथ आप यहाँ पर, आज तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है,
but every month you can see this latest analysis on mfyadnya.in. तो परिमल, आई थिंक क्लियरली हमने देखा कि एक धोनी टाइप का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 10 साल में, ठीक है, कंसिस्टेंट बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस रहा है। आई थिंक ये यहाँ अगर एनालॉजी करना चाहे धोनी के साथ तो ये हो सकता है कि मैं खेलूंगा बट मैं सिर्फ आईपीएल में खेलूंगा, मैं हर जगह नहीं खेलूंगा। तो वैसे ही इस फंड ने, हाँ आप आ सकते हो बट एसआईपी से आ सकते हो और कहीं से आ नहीं सकते हो। तो दैट इज द एनालॉजी वी कैन टेक आउट फ्रॉम मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फंड है मेरे ख्याल से। लाइक परिमल सेट की मतलब आपके डेफिनेटली रडार में होना चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइल में सूट करता है। अगर आपको एक मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप टाइप का फंड लेना है और आप एक स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो डेफिनेटली एक फंड जहां पर 25,000 रुपए, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है, तो आपको ये फंड एक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर श्योर। सो दैट इज एडवाइजर को पूछ के ही कॉल लेनी चाहिए, डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल पे, आपको समझना होगा। बिकॉज लार्ज एंड मिड कैप है एंड दैट टू मिनिमम 35% ऑफ द मिड कैप, सो मिड कैप कैन सरप्राइज यू ऑन ईदर साइड्स। तो इसीलिए एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। ये वीडियो देख के बिल्कुल डिसीजन मत लीजिए। सो दैट इज द डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर वी वांट टू मेक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। आप देखते रहिए हमारा चैनल, और भी बहुत सारे हम रिव्यूज करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए आपको कौन सा नया फंड करना है, कोई आपका फेवरेट फंड है तो हम देखेंगे। अगर बहुत सारे कमेंट्स एक फंड पे आएंगे तो वी विल डेफिनेटली टेक इट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।